दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2025 के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एसआईआर की लड़ाई बिहार में जारी है। चुनाव आयोग को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिहार के बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो उपलब्ध नहीं हैं, उन लोगों के वोट कट जाएंगे और वो मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत भोले लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं है कि कैसे अपना वोट बनवाना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और उधर से कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा है, ये सब बहानेबाजी, आप लोग चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस प्रकार के आरोप पहले लगाना शुरू कर दे। जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो फिर आपके पास कहने के लिए होगा कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि बिहार में सब लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला, इसलिए इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया और एनडीए चुनाव जीत गया। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है और चुनाव संपन्न भी हो जाएगा, परिणाम भी सामने आ जाएंगे, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस तमाम जद्दोजहद के बीच एक बड़ी बात है और बड़ी बात यह है कि बिहार का मतदाता अपने मताधिकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, वर्तमान सरकार को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर कितना जागरूक है। आज मैं इसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये आज ही की घटना है। मैंने अपने घर में काम करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी आया था। जो इलेक्ट्रीशियन था, जो उसका हेड था, प्रमुख था या उसका बॉस कह लीजिए, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जो उसका असिस्टेंट था वो बिहार का रहने वाला था। अब बातों बातों में ये चर्चा चल पड़ी कि भाई आपके बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या स्थिति है बिहार के चुनाव में, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। और सबसे हैरानी की बात तो ये देखिए कि मैं उस लड़के की राजनीतिक समझ को देखकर हैरान रह गया। जो दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन बनने आया है, अपने सीनियर बॉस के साथ काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी वो नहीं था। उसने जो बातें मुझे कहीं, तो उन बातों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि देश की राजनीति जो है उसका प्रमुख केंद्र बिहार है। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला रहा है, चाहे वो राज सत्ता की बात हो या फिर लोकतंत्र की बात हो। कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जिन्होंने बिहार की धरती को सजाया संवारा, अपने योगदान के बलबूते बिहार को आगे बढ़ाया। उस लड़के से मैंने 2-3 सवाल पूछे। मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि भाई बिहार में इस बार चुनाव आपको क्या लगता है। उसने तपाक से जवाब दिया कि इस बार ना तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और ना ही एनडीए की सरकार बन रही है। हालांकि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी अलग विषय हो सकता है, पर जैसे उसने जवाब दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला था कि एक इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने या सीखने, इन तमाम चीज़ों पर उसका फोकस है। रोजी रोटी के लिए वो दिल्ली में आया हुआ है, लेकिन वो बिहार की राजनीति को भी पूरी गहराई से देखने समझने में रुचि रखता है। फिर मैंने कहा क्या टीवी देखते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। मैंने कहा फिर कैसे आपको पता चला? उसने कहा मोबाइल पर मैं देख लेता हूँ, मोबाइल पर जो खबरें आती हैं, सूचनाएं आती हैं तो मुझ तक पहुँच जाती हैं। तो एक तो सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि टीवी पर लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर ज़रूर ध्यान रखते हैं। फिर मैंने सवाल किया तो फिर किसकी सरकार आएगी। हालांकि उसने अपनी तरफ से बात कही कि बिहार में जन स्वराज पार्टी का वजूद धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसके पीछे उसने कारण बताए। मैं कहा जन स्वराज पार्टी का वजूद बिहार में क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात 3-4 मुद्दों को लेकर जो बात कर रहे हैं कि एक तो पहला उन्होंने कहा कि देखिए वो पलायन पर काम करेंगे। जितनी बड़ी तादाद में बिहार का युवा पलायन कर रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए जन स्वराज पार्टी के पास नीतियाँ होंगी और उसी आधार पर वो बिहार की जनता जो रोज़गार के लिए, बिहार का युवा कामकाज के लिए वो कहीं महाराष्ट्र जाता है, कहीं उत्तर प्रदेश दिल्ली में आता है, हरियाणा में आता है, पंजाब में काम करने जाता है, उस पलायन को रोकना सबसे बड़ा एजेंडा है। तो युवाओं के दिल में ये बात कहीं ना कहीं असर कर रही है, उसने ये कहा, क्योंकि वो भी भुक्तभोगी है। भुक्तभोगी इसलिए क्योंकि वो बिहार छोड़कर यहाँ काम करने के लिए आया है और उनके जैसे और बहुत से युवा साथी हैं जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, उन्हें उनके स्किल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। तो मुझे उसकी बात में दम लगा कि हाँ देखिए बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है, सब जानते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जो एक बड़ा मसला और है जिसमें हम कामकाज को लेकर बात कर लेते हैं, बिहार में रोजी रोटी के संकट की बात कर लेते हैं, बिहार में मिलों को लेकर बात कर लेते हैं, वहाँ रोज़गार के जो संसाधन हैं, जो साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, वो स्थिति नहीं है।
मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार चुनाव में लोकसभा में वोट मांगने आए तो उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की जनता से वादा करता हूं कि बिहार की चीनी मिल हमारी सरकार बनने पर खूब दौड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद बिहार में आऊँगा तो बिहार की चीनी की चाय पीऊँगा। यानी उसको ये तक याद था कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था और यहाँ के चीनी मिलों को लेकर बिहार की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। यानी ऐसी चीज़ें जो उद्योगों को बढ़ावा दें उस पर काम करने की उन्होंने बात की। पलायन तभी रुकेगा जब उद्योग बढ़ेगा। इसके साथ साथ वहाँ पर बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात उन्होंने और कही, जो उस लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो एक बात वो कह रहे हैं कि मैं बिहार में शराबबंदी का जो नियम है इसको मैं बंद कर दूंगा। यानी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं शराबबंदी लागू कर दूंगा, लेकिन जन स्वराज पार्टी के प्रमुख ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं बिहार में शराबबंदी के नियम को हटा दूंगा, क्योंकि बिहार के हर घर में शराब पहुंच रही है, ब्लैक के ज़रिए पहुंच रही है। थोड़े पैसे में जो शराब ठेके पर उपलब्ध हो जानी चाहिए थी वो उन्हें ब्लैक में मिल रही है और पीने वाले पी रहे हैं, धड़ल्ले से पी रहे हैं। काला कारोबार खूब खुलकर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों को शराब उपलब्ध हो ही रही है, आसानी से उनके घर तक पहुंच रही है और बेवजह उन लोगों का पैसा जाया जा रहा है, अब जिसको पीनी है वो पी रहा है और उसको मिल भी रही है, लेकिन बिहार के रेवेन्यू पर असर पड़ रहा है। तो ये बड़ी बात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शराब बंद करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि शराब के ठेके खुलेंगे पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है उसको बंद किया जाएगा। किसानों का बड़ा मसला है और भी कई ऐसी बातें हैं, सड़कों के, रोजगार के मसले को लेकर, बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर। तो कह रहे हैं कि 2-3 मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें से एक शराबबंदी का मामला है और दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि बिहार में पलायन है और रोजगार का बड़ा मसला। इन 2-3 चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। अब इस बात से उस लड़की की समझ को मैं इसलिए सलाम करना चाहता हूं कि उन्हें दिल्ली में बैठे बैठे बिहार के मुद्दों की गहरी परख थी, गहरी समझ थी और उसी समझ के आधार पर वो अपनी बात रख रहे थे। फिर मैंने कहा सरकार किसकी बनेगी? तो उनका तो ये मानना था कि जन स्वराज पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि जन स्वराज पार्टी की सरकार नहीं बन रही, हम ऐसा भी मान लेते हैं। पर इतना ज़रूर है कि जन स्वराज पार्टी को लेकर जिस तरह से बिहार का युवा अपनी बात रख रहा है, उससे इस बात का अंदेशा होगा कि बिहार में अगर किसी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो जन स्वराज पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बनने वाली है। ये इस बात का अंदेशा लग रहा है, क्योंकि पहले जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर भी जन स्वराज पार्टी ने 10% वोट हासिल किया था। अब जन स्वराज पार्टी जितना वोट हासिल करेगी उसमें नुकसान इंडिया गठबंधन को कितना होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कितना होगा, ये अलग बात हो सकती है। पर इतना ज़रूर है कि बिहार की राजनीति के केंद्र में इस बार जन स्वराज पार्टी होगी और वो सत्ता के शिखर पर बिहार में कौन बैठेगा उसमें बड़ी भूमिका निभाएगी, जैसे कि बातें सामने आ रही हैं। ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है, और भी कई ऐसे समीकरण सामने आ रहे हैं जिनसे आभास होता है, प्रतीत होता है कि जन स्वराज पार्टी जो युवाओं को लेकर कुछ बातें कर रही वो उनके गले उतर रही हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी तो किसके साथ आएगी और उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ी बातें हैं। हालांकि अभी कहना बेईमानी होगी कि बिहार की राजनीति में क्या उठापटक होने वाली, लेकिन जिस तरह से वहाँ का युवा सोच रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा खेला होने वाला है और उस बड़ा खेला में बड़ी भूमिका रहेगी जन स्वराज पार्टी की। ये वहाँ के युवा का मानना है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को भी देख चुके हैं, नीतीश और आरजेडी को साथ मिलकर भी सरकार में देख चुके हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये सब लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं, हमारे वोट को लेकर अपने तरीके से फिर सरकार को चलाते हैं, लेकिन असल में बिहार के मुद्दे जो हैं वो सुलझे नहीं हैं। पर यह महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती, किसी के साथ आती है, तो फिर क्या ऐसे मसले होंगे जो उन्होंने जनता के सामने रखे हैं उन पर बेहतरी से काम किया जाएगा, या फिर जो केंद्र में मोदी सरकार है रोज़गार को लेकर दम भरती नज़र आई थी, नोटबंदी के फ़ायदे गिनाए गए थे और भी कई बड़े मामले थे जिनको लेकर लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपाती थी, उनमें कई जगह सरकार फेल साबित हुई है। पर देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है। लेकिन हाँ, बिहार का युवा बिहार की राजनीति की गहरी परख रखता है, वो चाहे बिहार में रहता है चाहे वो दिल्ली में रहता है। ये कहना गलत है कि SIR को नहीं समझते हैं, अपने वोट को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है, वोट कट जाएगा तो फिर कैसे बनेगा। लोग अलर्ट हैं, उनके सलाहकार अलर्ट हैं, सब लोग जिनका वोट है भारत के नागरिक हैं, संभावना है उनके सबके वोट बनेंगे और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिहार का युवा बहुत जागरूक है और पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत अलर्ट हैं, अपने किसी भी वोट को कटने नहीं देंगी। वैसे बिहार में SIR को लेकर और बिहार के युवाओं की इस राजनीतिक समझ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें
और क्या वास्तव में जनसुराज कोई बड़ा खेला करने वाली है? अपनी राय इस पर भी दें। और वहाँ पर इस बार सरकार में कौन आने वाला है, सत्ता के शिखर पर कौन बैठेगा, अपनी राय साझा करें। और ऐसी जानकारी के लिए, वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।